लोक व्यवहार डेल कार्नेगी द्वारा लिखित प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। प्रस्तावना। वर्ष 1936 में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला संस्करण छपा था। तब इसकी केवल 5000 प्रतियां छपी गई। न तो डेल कार्नेगी की और न ही दोनों प्रकाशकों साइमन एंड शूटर को इसकी उम्मीद थी कि इस पुस्तक की सबसे ज़्यादा प्रतियां बिकेंगी। पुस्तक के रातों रात लोकप्रिय होने से वे सभी बहुत हैरान हुए और उन्हें जनता की मांग पर एक के बाद एक इसके संस्करण छापने पड़े। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पुस्तकों के इतिहास में सर्वकालिक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर पुस्तक बन चुकी है। हम यह नहीं कह सकते कि इसकी लोकप्रियता का कारण यह था कि उस समय मंदी का दौर खत्म हुआ था। दरअसल लगभग आधी सदी बाद भी इस पुस्तक के बिकने का कारण इसके द्वारा जनमानस की मूल नस को छूना है, एक मानवीय ज़रूरत को पूरा करना है। डेल कार्नेगी अक्सर कहा करते थे कि $10 लाख कमाना आसान है, परंतु अंग्रेजी भाषा में एक वाक्यांश लोकप्रिय करना बहुत मुश्किल है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसा वाक्यांश है जिसे लोगों ने राजनीतिक कार्टूनों से लेकर उपन्यासों तक अनंत संदर्भ में प्रयुक्त किया है, उद्धत किया है, पैराफ्रेज किया है, पैरोडी किया है। दुनिया की सारी मानक भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। हर पीढ़ी ने इसे नए सिरे से परखा है और इसकी प्रासंगिकता और इसके मूल्य को पहचाना है। अब तक तार्किक प्रश्न पर आते हैं, ऐसी पुस्तक को रिवाइजन करने की क्या जरूरत थी, जो इतनी लोकप्रिय और शाश्वत रूप से उपयोगी है। सफलता के साथ छेड़छाड़ क्यों? इस तरह के उत्तरों के लिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि डेल कार्नेगी स्वयं जीवन भर अपनी पुस्तकों को रिवाइज करते रहे थे। इस तरह के उत्तरों के लिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि डेल कार्नेगी स्वयं जीवन भर अपनी पुस्तकों को रिवीजन करते रहे थे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई थी, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशन के कोर्सेस की पृष्ठभूमि के रूप में। यह पुस्तक आज भी इसी रूप में प्रयुक्त हो रही है। अपनी मृत्यु 1955 तक वे लगातार कोर्स को सुधारते और रिवीजन करते रहते थे ताकि बदलती हुई दुनिया की बदलती हुई ज़रूरतों को बेहतर ध्यान रखा जा सके। वर्तमान समाज के बदलते हुए स्वरूप के प्रति डेल कार्नेगी से ज़्यादा संवेदनशील कोई नहीं था। उन्होंने अपने शिक्षण के तरीकों में भी लगातार सुधार किए। उन्होंने इफेक्टिव स्पीकिंग की अपनी पुस्तक को कई बार अपडेट किया। यदि वे कुछ समय और जीवित रहते तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को भी रिवीजन किया होता ताकि इस बदलती हुई दुनिया में इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। इसके प्रथम प्रकाशन के दौरान जिस महत्वपूर्ण लोगों का नाम इस पुस्तक में दिया गया था वे सभी जाने पहचाने व्यक्ति थे, परंतु आज के पाठक उन्हें नहीं पहचान सकते। जिस तरह किसी विक्टोरियन उपन्यास का सामाजिक माहौल हमें पुराना लगता है, उसी प्रकार इस पुस्तक के कुछ उदाहरण और वाक्यांश पुराने लगने लगे हैं। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण संदेश और संपूर्ण प्रभाव एक हद तक कमज़ोर हो गया था। इसके मूल भाव से
छेड़छाड़ किए बिना इस पुस्तक को आधुनिक पाठक के लिए स्पष्ट और सुदृढ़ करना ही इस रिवीजन में हमारा उद्देश्य है। हमने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को परिवर्तित नहीं किया, बल्कि इसमें से कुछ छुटपुट चीज़ें हटाई है और कुछ समकालीन उदाहरण जोड़े हैं। कार्नेगी की त्वरित व जोशीली शैली अब भी बरकरार है, यहाँ तक कि 30 के दशक का स्लैग भी मौजूद है। डेल कार्नेगी ने अपने उत्साही, बातूनी और चर्चा करने वाली शैली में ही इस किताब को लिखा है। पुस्तक में कार्नेगी की भाषा में अब भी उतना ही दम है जितना पहले था। दुनिया भर में हजारों लोग कार्नेगी कोर्सेस में प्रशिक्षित हो रहे हैं और उनकी संख्या साल दर साल बढ़ रही है। लाखों लोग हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़कर अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए हम यह रिवीजन बुक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें हमारा योगदान सिर्फ इतना सा है, हम एक सुंदर उपकरण को थोड़ा सा चमकाया और तराशा है। यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी गई? अमेरिका में 20वीं शताब्दी के शुरुआती 35 सालों में 2 लाख से भी अधिक किताबें छपी थी। उनमें से अधिकतर अप्रासंगिक और नीरस थी और बिक्री के लिहाज से भी असफल थी। मैंने क्या कहा, कई एक बड़े प्रकाशन समूह के प्रेसिडेंट ने यह स्वीकार किया कि हालांकि उनकी कंपनी को प्रकाशन का 75 वर्षों का अनुभव है, फिर भी कंपनी को 8 में से 7 किताबों में घाटा उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों से अवगत होने के बावजूद भी यह पुस्तक लिखने के प्रति उतावला क्यों हो रहा हूँ? सवाल यह है, और अगर मैं यह किताब लिख भी दूँ तो आप इसे पढ़ने का कष्ट क्यों करें? यह दोनों ही सवाल उचित है और मैं इनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। न्यूयॉर्क में व्यापार से जुड़े व्यक्तियों और व्यवसायी लोगों के लिए मैंने 1912 में अपना शैक्षणिक पाठ्यक्रम चला रहा हूँ। शुरुआत में तो मैं सिर्फ लोगों को सार्वजनिक जगहों पर बोलने की कला सिखाता था। इसे कोर्स जिनका उद्देश्य वयस्क लोगों के दिल से बोलने का डर दूर करना, उनमें इस कदर आत्मविश्वास जगाना कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, चाहे वे बिजनेस इंटरव्यू में बोल रहे हो या सामूहिक चर्चा में। लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा कि न सिर्फ प्रभावकारी तरीके से बोलने की कला महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों के लिए यह भी ज़रूरी है कि वे रोज़मर्रा के कार्यों और सामाजिक जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। धीरे धीरे मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे भी ऐसे प्रशिक्षण की सख्त ज़रूरत थी। जब मैंने पीछे मुड़कर अपने बीते हुए सालों को देखा तो मैं कांप गया कि समझदारी की कमी और इस कला के अज्ञान की वजह से मैंने ज़िंदगी में कितनी सारी गलतियाँ की थी। काश 20 साल पहले किसी ने मुझे ऐसी कोई पुस्तक थमाई होती, मेरे लिए यह कितना बेशक कीमती तोहफा साबित होता। अगर आप व्यापारी हैं तो लोगों को प्रभावित करना शायद आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। आप चाहे गृहिणी हो, वास्तुविद या इंजीनियर हो, लोगों को प्रभावित करने की इच्छा आपके भीतर जरूर होगी। कुछ वर्ष पूर्व कार्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग के तत्वज्ञान में एक रिसर्च की गई। इससे एक बेहद रोमांचक तथ्य पता चला। ऐसा तथ्य जिसे कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुए अतिरिक्त अध्ययन
सही साबित किया। इस शोध के माध्यम से पता चला कि किसी की आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, जबकि उसकी सफलता का 85% उसके व्यवहार की कला पर निर्भर करता है। यानी उसका व्यक्तित्व और लोगों का नेतृत्व करने की उसकी कला उसे 85% सफलता दिलाती है। फिलाडेल्फिया के इंजीनियर्स क्लब में मैंने कई सालों तक अपने कोर्स चलाए। इसके अलावा मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की न्यूयॉर्क शाखा के लिए भी कोर्सेज चला चुका हूँ। संभवतः 1500 से भी ज़्यादा इंजीनियर मेरी कक्षाओं में आ चुके हैं। वे इसलिए मेरे पास आए क्योंकि वर्षों के अनुभव से उन्हें यह सीख मिल चुकी थी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तनख्वाह उन लोगों को मिलती है जिनके पास व्यावहारिक कला है, न कि उन लोगों को जिनके पास इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा ज्ञान है। अपने सबसे सफल और दौर में डॉक्टर रॉकफेलर ने कहा था, लोगों से व्यवहार करने की कला भी उसी तरह खरीदी जाने वाली एक वस्तु है जैसे कि शक्कर या कॉफ़ी। जॉन डॉक्टर ने यह भी कहा था, और मैं इस कला के लिए दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप नहीं सोचते कि जो कला दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है, उसके प्रशिक्षण के लिए दुनिया के हर कॉलेज में कोर्स होना चाहिए? परंतु मैंने आज तक ऐसे किसी भी कोर्स या कॉलेज का नाम नहीं सुना। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनाइटेड YMCA स्कूल ने एक सर्वे कराया जिसमें लोगों से यह पूछा गया था कि वे क्या सीखना चाहते हैं। इस सर्वे पर $25,000 खर्च हुए और इसमें 2 साल का समय लगा। सर्वे का अंतिम हिस्सा मैरिडन, कनेक्टिकट में किया गया। मैरिडन को एक औसत अमेरिकी कस्बे के रूप में चुना गया था। मैरिडन के हर वयस्क के विचार जाने गए और उनसे 156 सवालों के जवाब पूछे गए। सवाल इस तरह थे जैसे आपका व्यवसाय या प्रोफेशन क्या है, आपकी शिक्षा, आप अपना खाली समय किस तरह बिताते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी समस्याएं, आप किन विषयों के अध्ययन में सबसे अधिक रुचि लेते हैं इत्यादि। इस सर्वे का निष्कर्ष यह था कि वयस्कों की सर्वाधिक रुचि का विषय स्वास्थ्य है। इसके बाद सर्वाधिक रुचि का दूसरे नंबर का विषय था लोगों को समझना और लोगों से मिलजोल बढ़ाने के तरीके सीखना, यह जानना कि लोगों का दिल किस प्रकार जीता जाए। अंततः सर्वे कराने वाली कमेटी ने यह फैसला किया कि मैरिडन के वयस्कों के लिए ऐसा कोर्स आयोजित कराना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर व्यावहारिक पाठ्यपुस्तकों को खोजने की कोशिश की, परंतु बड़े परिश्रम और जांच पड़ताल के बावजूद भी उन्हें इस विषय पर एक भी पुस्तक नहीं मिली। आखिरकार वे प्रौढ़ शिक्षा के एक विशेषज्ञ के पास गए और उनसे पूछा कि क्या इस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक लिखी गई है। उनका जवाब था, नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग कैसी पुस्तक चाहते हैं, परंतु इन लोगों को जिस पुस्तक की ज़रूरत और तलाश है वैसी पुस्तक आज तक लिखी ही नहीं गई। मैं अपने अनुभव से जानता था कि यह बात सच थी, क्योंकि मैंने भी ऐसी पुस्तक कई वर्षों तक खोजी थी। एक ऐसी पुस्तक जो मुझे लोगों के
साथ व्यवहार करने की कला सिखा सके, लोगों को प्रभावित करने के सिद्धांत सिखा सके। क्योंकि ऐसी कोई पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई है, इसलिए मैंने अपने कोर्स के लिए ऐसी पुस्तक लिखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगी। इस पुस्तक को तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने वह सब पढ़ा जहाँ से इस विषय से संबंधित जानकारी मिलने की संभावना थी। अखबार, पत्रिकाओं के लेख, पारिवारिक आदतों, अदालतों के रिकॉर्ड, नए मनोवैज्ञानिकों और पुराने दार्शनिकों की पुस्तकें, मैंने ये सब पढ़े। इसके अलावा इस काम के लिए मैंने एक शोधकर्ता को भी 1.5 साल तक काम पर रखा, ताकि वह विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर वह सब कुछ पढ़े जो मुझसे छूट गया था। मनोवैज्ञानिक की जटिल पुस्तकें, पत्रिकाओं के सैकड़ों लेख, अनगिनत जीवनियाँ पढ़ी गई, ताकि यह जाना जा सके कि सभी युगों के महान नेता लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते थे। हमने उनकी जीवनियाँ पढ़ी। हमने जूलियस सीजर से लेकर थॉमस एडिसन तक सभी महान नेताओं के जीवन चरित्र पढ़ डाले। मुझे अच्छी तरह याद है कि अकेले थियोडोर रूजवेल्ट की ही लगभग 100 जीवनियाँ हमने पढ़ी थी। लोगों को प्रभावित करने के हर तरीकों को जानने की हमने पूरी कोशिश की और इसके लिए हमने कड़ी से कड़ी मेहनत की। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई सफल लोगों के इंटरव्यू लिए, जिनमें से कुछ विश्व प्रसिद्ध लोग भी थे। मार्कोनी और एडिसन जैसे आविष्कारक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जेम्स कार्ले जैसे राजनीतिज्ञ, ओवेन डी यंग जैसे बिजनेस लीडर, क्लार्क गेबल और मैरी पिकफोर्ड जैसे मूवी स्टार और मार्टिन जॉनसन जैसे खोजी लोग। इस सब ने मैंने यह जानने की कोशिश की कि लोगों से व्यवहार करते समय वे किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इस सारी सामग्री से मैंने एक छोटा सा भाषण तैयार किया। मैंने इसे नाम दिया हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने कहा छोटा, शुरुआत में यह छोटा था, परंतु जल्दी ही यह 1.5 घंटे का भाषण बन गया। कई वर्षों तक मैं न्यूयॉर्क के डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में यह लेक्चर देता रहा। इस लेक्चर के बाद मैं श्रोताओं को प्रेरित करता था कि वे अपने समाज में जाकर इन सिद्धांतों का प्रयोग करें, बिजनेस और सामाजिक क्षेत्रों में इन्हें आजमाएं और फिर क्लास में आकर अपने अनुभवों और परिणामों को साझा करें। यह बहुत दिलचस्प होमवर्क था। ये सभी पुरुष और महिलाएं आत्म सुधार के लिए उत्सुक थे और उन्हें इस नई तरह की प्रयोगशाला में काम करने का विचार बहुत आकर्षक लगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक नए किस्म की प्रयोगशाला थी, मानवीय संबंधों की पहली और एकमात्र प्रयोगशाला। आमतौर पर जिस प्रकार पुस्तक लिखी जाती है उस प्रकार यह पुस्तक नहीं लिखी गई। यह तो उस प्रकार धीरे धीरे बड़ी हुई है जिस प्रकार कोई बच्चा बड़ा होता है। यह एक प्रयोगशाला में बड़ी हुई है और इसमें हजारों वयस्क लोगों के अनुभवों का निचोड़ है। कई वर्ष पहले मैंने पोस्ट कार्ड साइज के कार्ड पर लिखे सूत्रों से शुरुआत की थी। अगले साल हमने एक बड़ा कार्ड छपवाया, फिर एक लीफलेट की, फिर बुकलेट की श्रृंखला, और इसका आकार और दायरा बढ़ता चला गया। 15 साल के प्रयोगों और शोध के बाद यह पुस्तक आई। जो नियम यहाँ बताए गए हैं वे कोरे सिद्धांत या अंधेरे में छोड़े गए तीर नहीं है। वे किसी चमत्कार की तरह
असर दिखाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, परंतु मैंने देखा है कि इन सिद्धांतों पर चलने से कई लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ये उदाहरण देखिए, एक मालिक ने इस कोर्स में भाग लिया था जिसके पास 314 कर्मचारी थे। यह मालिक बिना रुके या झिझके अपने कर्मचारियों को सालों से डांटता फटकारता आ रहा था। उसकी डिक्शनरी में दया, प्रशंसा, प्रोत्साहन जैसे शब्द नहीं थे। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों के अध्ययन के बाद इस मालिक ने अपने जीवन की फिलॉसफी पूरी तरह बदल डाली। अब उसके ऑफिस में एक नए किस्म की वफादारी, नया उत्साह, नया टीम वर्क नजर आता है। पहले उसके 314 दुश्मन हुआ करते थे, अब उसके 314 दोस्त बन चुके हैं। जैसा उसने क्लास के सामने अपने भाषण में गर्व से कहा, पहले जब मैं अपने ऑफिस में घूमता था तो कोई मुझे नमस्ते तक नहीं करता था। मेरे कर्मचारी मुझे आते देखकर अपना मुंह फेर लेते थे, परंतु अब वे मेरे दोस्त बन चुके हैं और दरबान तक मुझे नाम से सम्मानपूर्वक बुलाते हैं। अपने व्यवहार में बदलाव लाने से इस मालिक को ज़्यादा मुनाफा हुआ, ज़्यादा फुर्सत मिली और जो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह ज़्यादा सुख और शांति से रहने लगा। इस तकनीकों के प्रयोग से अनगिनत सेल्समैन और व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाने में सफल हो पाई। कई ने नए ग्राहक बना लिए, ऐसे ग्राहक जो पहले उनसे सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। एग्जीक्यूटिव अपनी तनख्वाह और प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इन सच्चे सिद्धांतों पर अमल करने के बाद उसकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई। फिलाडेल्फिया गैस वर्क कंपनी के एक और एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 65 वर्ष की उम्र में अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण उसका डिमोशन होने वाला था। इस ट्रेनिंग की वजह से न सिर्फ उसका डिमोशन रुक गया बल्कि उसका प्रमोशन हो गया और उनकी तनख्वाह बढ़ गई। कई स्त्रियों ने मुझे बताया कि जब से उनके पतियों ने इन तकनीकों का प्रयोग किया है तब से उनके घर का माहौल बहुत सुखद हो गया है और कई बार कोर्स खत्म होने पर इन स्त्रियों ने मुझे गुलदस्ते दिए हैं। लोग अक्सर हैरान होकर मुझसे पूछते हैं कि आखिर इन सिद्धांतों में ऐसा क्या है जिसके ऐसे चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सिद्धांतों में अद्भुत शक्ति है। कई बार तो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने मुझे रविवार के दिन घर पर फ़ोन किया क्योंकि वे अपनी उपलब्धि या खुशी के बारे में बताने के लिए एक दिन भी रुक नहीं सकते थे। एक व्यक्ति ने इन सिद्धांतों पर हो रही चर्चा में इतना तल्लीन हो गया कि वह क्लास के दूसरे सदस्यों के साथ देर रात तक इन पर विचार करता रहा। 3 बजे सुबह उसके साथी घर चले गए, परंतु वह अपनी पिछली गतिविधियों पर विचार करने में इतना मशगूल था और अधिक समृद्ध संसार के खुलने के विचार को लेकर इतना प्रेरित था कि उसकी नींद उड़ गई। वह उस रात नहीं सोया, न ही अगले दिन, न ही अगली रात। वह कौन था? कोई नादान या अप्रशिक्षित व्यक्ति जो किसी भी नए सिद्धांत को लेकर उत्साहित हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह एक सफल आर्ट डीलर था जो 3 भाषाओं का विशेषज्ञ था और 2 यूरोपियन विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट था। जब मैं इस अध्ययन को लिख रहा था तब मुझे पुराने स्कूल के एक जर्मनी वासी का
पत्र मिला। यह व्यक्ति एक सामंत था जिसके पूर्वज कई पीढ़ियों तक सेना के अफसर रह चुके थे। उसने यह पत्र एक जहाज से लिखा था। इसमें उसने बताया था कि इन सिद्धांतों पर अमल करने से उनके जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। उसके पत्र की भाषा में लगभग धार्मिक उन्माद झलक रहा था। न्यूयॉर्क का एक अमीर व्यक्ति जो हार्वर्ड ग्रेजुएट था, एक बड़ी कारपेट फैक्ट्री का मालिक है। उसने बताया कि उसने इस ट्रेनिंग के 14 हफ्तों में लोगों को प्रभावित करने की कला के बारे में जितना सीखा उतना कॉलेज के 4 साल में नहीं सीखा। बकवास, हास्यास्पद, काल्पनिक, आप अपनी इच्छानुसार इस वक्तव्य को हंसी में उड़ाने वाले कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े एक बेहद सफल हार्वर्ड ग्रेजुएट का कथन बता रहा हूँ, जो उसने न्यूयॉर्क के येल क्लब में मंगलवार 23 फरवरी 1933 को 600 लोगों के सामने कहा था। हम जो हो सकते हैं, हार्वर्ड के सुविख्यात प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था, हम जो हो सकते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे जागे हुए होते हैं। हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाते हैं। हम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का बहुत थोड़ा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य अपनी संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं करते। उनके पास ऐसी बहुत सी क्षमताएं, शक्तियां होती है जिसका उपयोग करने में वे आमतौर पर असफल रहते हैं। ऐसी क्षमताएं या शक्तियां जिसका उपयोग करने में आप आमतौर पर असफल रहते हैं। इस पुस्तक का एकमात्र लक्ष्य यही है कि आप अपनी सोई हुई क्षमताओं या शक्तियों से परिचित हो और इन शक्तियों को जागृत करें ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन डी डिब्बेन ने कहा था, शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने की योग्यता है। शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने की योग्यता है। प्रारंभिक 3 अध्ययन पढ़ने के बाद अगर आपको यह लगे कि कुछ नहीं सीखा और आप जीवन की स्थितियों का सामना करने के लिए अच्छे ढंग से तैयार नहीं हो पाए, तो मैं समझूंगा कि आपके लिए यह पुस्तक पूरी तरह विफल हुई है। क्योंकि जैसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। और यह पुस्तक कर्म के बारे में ही है। यह एक एक्शन बुक है। डेल कार्नेगी। इस पुस्तक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के 9 उपाय। इस पुस्तक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के 9 उपाय। 1. यदि इस पुस्तक को आप अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो किसी भी नियम या तकनीक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप में यह मूलभूत चीज़ नहीं है तब तक आपको 1000 तरीके बता देने से कोई भी लाभ नहीं होगा। और यदि आप में यह मूलभूत चीज़ उपलब्ध है तो आप बिना किसी सहायता की इस पुस्तक से लाभान्वित हो सकते हैं। यह जादुई चीज़ क्या है? और कुछ नहीं, सिर्फ यह कि आप में सीखने की गहरी ललक होनी चाहिए। लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। आप इस इच्छा को कैसे विकसित कर सकते हैं? लगातार अपने आप को यह याद दिलाकर कि यह सिद्धांत आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। सोचें कि इस कला को सीख लेने से आपका जीवन अधिकतम समृद्ध, संपूर्ण और सुखद हो जाएगा। खुद से बार बार यह कहे, लोगों के साथ मैं किस तरह व्यवहार करता हूँ, इस पर मेरी लोकप्रियता, मेरी सुख और मेरी सम्मान निर्भर करता है। उपाय नंबर 2, हर अध्ययन को पहले सरसरी तौर पर पढ़ा जाए ताकि आपको मोटी मोटी बातें समझ आ जाए। संभवतः
तभी आप आगे के चरणों को पढ़ने के लिए उत्सुक हो पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं करें। यदि आप सचमुच अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि आप सचमुच लोगों पर अपना प्रभाव डालने की कला जानना चाहते हैं, तो पीछे जाए और हर अध्ययन को दोबारा पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा कि ऐसा करने से आपका समय भी बचता है और आपको बेहतर परिणाम भी प्राप्त होते हैं। उपाय नंबर 3, पढ़ते समय बीच में रुककर हर सुझाव के बारे में सोचें। खुद से पूछें कि आप इसे अपने जीवन में कब तक और किस तरह लागू कर सकते हैं। उपाय नंबर 4, पढ़ते समय अपने हाथ में पेन, पेंसिल, मैजिक मार्कर या हाइलाइट रखें। जब भी आपको कोई बात काम की लगे तो उसके बगल में नीचे लाइन खींच दें। अगर यह आपको अति महत्वपूर्ण सुझाव लगे तो आप हर वाक्य के नीचे लाइन खींच दें, इसे हाईलाइट कर दें। इस तरह 4 सितारे बना दें। पुस्तक पर निशान लगाकर पढ़ना ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है और जब हम पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है। उपाय नंबर 5, मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो पिछले 15 सालों से एक बड़ी बीमा कंपनी में ऑफिसर मैनेजर है। हर महीने वह उन बीमा कॉन्ट्रैक्टर्स को पढ़ती है जो उसकी कंपनी ने उस माह जारी किए हैं। महीने दर महीने और साल दर साल वह उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है, क्योंकि अनुभव ने उन्हें सिखा दिया है कि इसी तरह से वह इन कॉन्ट्रैक्ट्स के विवरण को याद रख सकती है। एक बार मैंने सार्वजनिक संवाद की कला पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसमें मुझे लगभग 2 साल लगे, परंतु मैंने पाया कि समय दर समय पर मुझे अपने लिखे हुए पिछले अध्ययनों को बार बार पढ़ना होता था ताकि मैं याद रख सकूं कि मैं अपनी ही पुस्तक में क्या लिखा था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम कितनी तेजी से भूलते हैं। अगर आप इस पुस्तक से लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं तो यह न सोचें कि केवल एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने से ही आपका काम चल जाएगा। इसे पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको यह हर महीने इसे दोबारा पढ़नी चाहिए। आप इसे हर दिन अपनी मेज पर रखें और बीच बीच में समय निकालकर इस पर नज़र डालते रहे। खुद को लगातार याद दिलाते रहे कि ऐसा करने से आपके सामने सुधार की बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। याद रखें कि लगातार पढ़ने और इन पर अमल करने से ही आप इन सिद्धांतों का सही लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, ये सिद्धांत तभी काम करते हैं जब इन पर अमल किया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। उपाय नंबर 3, एक बार बर्नार्ड शॉ ने कहा था, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वह कभी नहीं सीखेगा। शॉ ने सच कहा था। सीखना एक सक्रिय भागीदारी है। हम करने के दौरान ही सीखते हैं। अगर आप इस पुस्तक के सिद्धांत पर अमल करने की इच्छा रखते हैं तो अपने जीवन में उनका प्रयोग करें। हर मौके पर इन नियमों पर अमल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इन्हें भूल जाएंगे। दिमाग में केवल वही विचार स्थायी तौर पर रहते हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं। इन सुझावों पर हमेशा ध्यान देना शायद आपके लिए कठिन हो। मैं यह समझ सकता हूँ, मैंने यह पुस्तक लिखी है, फिर भी अपने ही सिखाए हुए सिद्धांत पर अमल करना मेरे लिए अक्सर मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्सा होते हो तो दूसरों के नज़रिए को समझना आपके लिए मुश्किल होता है और उसकी बुराई या
आलोचना करना सरल होता है। गलती निकालना अच्छाई खोजने से हमेशा आसान होता है। अपनी मनपसंद चीज़ के बारे में बात करना दूसरों की मनपसंद चीज़ के बारे में बातें करना ही कहीं ज़्यादा हमेशा आसान होता है। इसलिए पुस्तक पढ़ने के दौरान यह याद रखें कि आप केवल जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप नई आदतें डालने की कोशिश कर रहे हैं और आप नई जीवन शैली के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई मेहनत, लगन आदि आवश्यक होती है। इन पुस्तकों को बराबर पढ़ते रहे। बस यूँ समझ लीजिए कि मानवीय संबंधों पर आधारित यह एक वैज्ञानिक हैंडबुक है, वर्किंग हैंडबुक है। जब भी आपके सामने कोई भावनात्मक समस्या आए, जैसे बच्चे को डांटते समय, अपनी पुस्तक को मनाते समय या नाराज ग्राहक से बात करते समय, तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें। भावनाएं हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है। इसके बजाय इस किताब के जादुई सिद्धांत का इस्तेमाल करें। उन वाक्यांशों को पढ़ें जिन पर आपने निशान लगाए हैं। अगर आप ईमानदारी से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप देखेंगे कि इन सिद्धांतों ने आपकी किस्मत बदल दी है, जादू कर दिया है। उपाय नंबर 7, अपनी पत्नी, बच्चे या किसी व्यापारी सहयोगी के सामने यह प्रस्ताव रखें कि जब भी वह आपको किसी निश्चित सिद्धांत का उल्लंघन करते देखेगा और आपको बताएगा तो आप उसे 1 रुपया देंगे। इस खेल से आप नियमों को जल्दी और स्थायी तौर पर सीख पाएंगे। उपाय नंबर 8, वॉल स्ट्रीट में स्थित एक महत्वपूर्ण बैंक के प्रेसिडेंट ने हमारी क्लास में यह बताया था कि वे आत्म सुधार के एक अचूक तकनीक को काम में लाते हैं। वह ज़्यादा शिक्षित नहीं था, परंतु वह अमेरिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फाइनेंसर्स में से एक था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनकी सफलता का रहस्य था इस अचूक सिस्टम पर लगातार अमल करना। मैं अपनी याददाश्त के आधार पर उनके सिस्टम को उन्हीं के शब्दों में बयान करना चाहूँगा। उनकी अचूक तकनीक यह थी। वर्षों से मैं एक अपॉइंटमेंट बुक रख रहा हूँ जो मुझे बताती है कि किस दिन मेरे क्या अपॉइंटमेंट है। मेरा परिवार शनिवार की रात को मेरे लिए कभी कोई योजना नहीं बनाता। मेरे परिवार के लोग जानते हैं कि हर शनिवार की शाम को मैं आत्मविश्लेषण करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ। डिनर के बाद मैं अकेला बैठकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक निकालता हूँ और हफ्ते भर की इंटरव्यू चर्चाओं और मीटिंगों को याद करता हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने इस हफ्ता क्या गलतियाँ की, मैंने क्या सही काम किए और मैं किस तरह अपने प्रदर्शन को और अधिक सुधार सकता था। मैं इस अनुभव से कौन सा पाठ सीख सकता हूँ। इस साप्ताहिक आत्मचिंतन से मुझे अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस होता था। मुझे हैरत होती थी कि मैंने अपनी बड़ी गलतियाँ की है। समय बीतता गया और मेरी गलतियाँ कम होती गई और अब तो कभी कभार आत्मचिंतन के बाद मैं अपनी पीठ को ठोक लेता हूँ। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के सिस्टम ने मुझे अब जितनी सफलता दिलाई है उतनी किसी और चीज़ से नहीं मिली है। इससे निर्णय लेने की मेरी योग्यता में भी काफ़ी सुधार हुआ है और इससे लोगों के साथ मेरे व्यवहार को सुधारने में बहुमूल्य योगदान दिया है। इस तकनीक की मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। इसी तरह आप भी इस पुस्तक में दिए हुए सिद्धांत के बारे में ऐसी तकनीकों का पालन क्यों नहीं
करते। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आप खुद को एक दिलचस्प शैक्षणिक प्रक्रिया में पाएंगे जो बहुत अनमोल है। दूसरा, लोगों से मिलने जुलने और उनसे व्यवहार करने की आपकी कला बहुत तेजी से विकसित होंगी। उपाय नंबर 9, इस पुस्तक के अंत में कुछ खाली पन्ने हैं जिनमें आपको इन सिद्धांतों पर अमल व उनसे हासिल सफलताओं के बारे में लिखना है। स्पष्ट और विस्तार से लिखें। नाम, तारीख, परिणाम का उल्लेख करें। इस तरह का रिकॉर्ड रखने से आपको अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी। कुछ साल बाद आप किसी शाम को इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको कितना रोमांचक अनुभूति होगी। इस पुस्तक से अधिकतम लाभ लेने के लिए आपको मानवीय संबंधों के सिद्धांतों को सीखने की प्रबल और गहरी इच्छा विकसित करनी होगी। दूसरे अध्ययन पर जाने से पहले हर अध्ययन को दोबारा पढ़ना होगा। पढ़ते समय अक्सर थोड़ा ठहरकर खुद से यह पूछना होगा कि आप हर सुझाव को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हर महत्वपूर्ण विचार को अंडरलाइन करना होगा। हर महीने इस पुस्तक को दोबारा पढ़ना होगा। हर अवसर पर इन सिद्धांतों पर विचार करना होगा। इस पुस्तक का प्रयोग आप वर्किंग हैंडबुक की तरह करें, जिसमें आपको आपकी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने का व्यावहारिक तरीका सिखाया गया है। अपने दोस्त से वादा करें कि अगर वह आपको किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पकड़ लेता है तो उसे 5 रुपए देंगे। और इस तरह खेल में आत्म सुधार की राह पर चले। आपको हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना होगा। साथ ही खुद से पूछना होगा कि आपने क्या गलती की है, आप में क्या सुधार हुआ है और भविष्य के लिए आपने क्या सबक सीखे हैं। इस पुस्तक के पीछे अपने नोट्स लिखें जिनमें यह दर्ज हो कि अपने इन सिद्धांत को कब और कैसे लागू किया।